हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीटी 2026 को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपके सामने आ रही है। तो अभी हिस्ट्री की क्लास हमने कल देखी है, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने देखने की कोशिश की है कि प्राचीन भारत को अगर हमें जानना हो तो उसके लिए हमें स्रोतों के आधार पर किस तरीके से अध्ययन करना है और किस तरीके से हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। तो स्रोतों के आधार पर हमने दो कैटेगरी बताई थी आपको। पहला हमने साहित्यिक स्रोत के आधार पर प्राचीन भारत को कैसे जानेंगे, और दूसरा हमने आपको बताया था कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत के बारे में किस तरीके से जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने आपको बता रखा था कि जो धार्मिक स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत के साथ साथ लौकिक स्रोत भी हमने चर्चा कर रखी है। लौकिक स्रोत के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष जो स्रोत हैं उनकी भी चर्चा कर रखी है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ यात्रा वृत्तांत की भी चर्चा कर रखी है, जो आपके साहित्यिक स्रोत के ही अंतर्गत जो आपके विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत की भी चर्चा हमने कर रखी है। कल हमने एक बताया था कि एक विदेशी यात्री जो मेगास्थनीज आए हुए थे, वो कल शायद हमने बता दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय आए थे, जबकि इसका करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, ठीक है। तो आपको हुएन सांग जो है हर्षवर्धन के समय आए थे, और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए थे। और जो आपके मेगास्थनीज आए हुए थे वो किसके समय आए हुए थे? वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कभी कभी दिमाग से जो है उतर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको भी थोड़ा सा सजग रहना है, ठीक है। चलिए, तो हमने कल साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर रखी है। अब आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करेंगे। देखिए, प्राचीन भारत के जितने भी जो अभिलेख हैं, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड है, वो आप देखेंगे कि पाषाण शिलाओं पर लिखे जाते थे, पाषाण शिला पर, मूर्तियों पर, दीवारों पर, ठीक है। तो बहुत सारे जो अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो चाहे अशोक के समय की बात की जाए तो अशोक के समय के भी अभिलेख आपको स्तंभ लेख दिखाई पड़ेंगे। तो पत्थर के जो पाषाण यानी पत्थर के जो अभिलेख पत्थर के जो है स्तंभ हुआ करते थे, उसके ऊपर अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया जाता था, ठीक है। तो पत्थर पर, शिलाओं पर, साथ ही साथ गुफा में भी आप देखेंगे कि कई प्रकार के अभिलेख हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मूर्तियों पर भी दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन भारत के अगर मंदिर में देखें तो कई कई प्रकार के अभिलेख वहां भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं, इसमें केवल आपको याद करना है। जो तथ्य आपके सामने है आपको एज इट इज को रट लेना है, और आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अभिलेख दिए हुए हैं, और इनसे संबंधित जो शासक हैं, किस शासक के काल में कौन से रिकॉर्ड्स हमें दिखाई पड़ते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई। देखिए, पहला जो अभिलेख हमें दिखाई पड़ता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगर आपने प्राचीन भारत के मैप को ध्यान से देखने की कोशिश की होगी तो आपको उड़ीसा का जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है, खासकर अगर यहाँ पर देखिए जगह तो कम है लेकिन तब भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप सभी लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये जूनागढ़ वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये जूनागढ़ का क्षेत्र है, जूनागढ़, ठीक है। और यहाँ पर जो आप क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सातवाहन का क्षेत्र दिखाई पड़ता है, सातवाहनों का क्षेत्र दिखाई पड़ता है। ओडिशा का जो क्षेत्र है वो आपका दिखाई पड़ता है खारवेल का, खारवेल शासक का। कलिंग का जो क्षेत्र है वो यहीं पर दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध को जीता और उसमें व्यापक स्तर से जो है रक्तपात हुआ, तो ऐसे कंडीशन में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर कलिंग युद्ध के बाद से ही धम्म की नीति को अशोक ने अपना लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग मैप के अंतर्गत ही समझने की कोशिश करेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ का है? संबंधित शासक की बात करें तो खारवेल, जो कि कलिंग क्षेत्र की बात चल रही, वहां के एक राजा हुए हैं, उनका नाम है खारवेल। इनसे संबंधित ये अभिलेख है, ये रिकॉर्ड है। अब खारवेल शासन के घटनाक्रम की जानकारी इस अभिलेख के माध्यम से मिलती है। दूसरे अगर अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ का अभिलेख आप देखेंगे, यहाँ पर जूनागढ़ आपका दिखाई पड़ता है गुजरात के क्षेत्र में। यहाँ पर रुद्रदामन नाम के एक शासक हैं, इनसे संबंधित इनके विजयों का वर्णन जो है जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख में दिखाई पड़ता है। वहीं नासिक की बात करें तो नासिक आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, वहां पर सातवाहन वंश के एक राजा हुए, शासक हुए, जिनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी।
अब आपको पता है कि सातवाहन जो है वो शीशे के सिक्के चलाने के लिए काफी ज्यादा प्रचलित है। तो सोने के सिक्के के लिए और अन्य शासक गुप्त शासक दिखाई पड़ते हैं, और शीशे शीशे के मैक्सिमम सिक्के जो है वो सातवाहन शासक चलाते हैं। तो सातवाहन जो है वो आप देखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनका जो अभिलेख दिखाई पड़ता है वो नासिक से दिखाई पड़ता है। सातवाहन कालीन जितनी भी घटनाएं हैं उनका वर्णन नासिक वाले अभिलेख में दिखाई पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग कहाँ पर है? प्रयागराज आपको पता है इलाहाबाद में है। इलाहाबाद पुराना नाम था, वर्तमान में प्रयागराज इसको कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, गुप्त वंश से संबंधित ये शासक है, और आप देखेंगे इनके विजयों का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है प्रयाग स्तंभ लेख में। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, अभिलेख दिया हुआ है, आपको मिलाना रहेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हाथी गुम्फा के सामने लिख दिया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी लिख दिया, जूनागढ़ के सामने लिख दिया समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ के सामने रुद्रदामन लिख दिया। तो आपको जो है एक प्रकार से टैली करना है, मिलाना है कि कौन से अभिलेख किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख की चर्चा करें तो पुलकेशिन द्वितीय दिखाई पड़ते हैं इससे संबंधित शासक। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में युद्ध हमें दिखाई पड़ता है, उसी का वर्णन इसमें ऐहोल अभिलेख में किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख की चर्चा करें तो स्कंदगुप्त इससे संबंधित दिखाई पड़ते हैं, और इनके स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त के ही समय आपको पता है कि हूणों का आक्रमण हुआ था, मध्य एशिया से हूण जो आक्रांता दिखाई पड़ते हैं, विदेशी आक्रांता, उनका आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने उस आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है, तो ये अभिलेख महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ते हैं। देखिए अभिलेख में कुछ बात करें कि सबसे प्राचीन अभिलेख हमें कौन सा दिखाई पड़ता है। ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इतिहास को जानने का जो स्रोत है, हमने दो स्रोत आपको बताए थे। कौन कौन से बताया था हमने पहले ये बताया था कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोतों में ही हमने आपको अभिलेख बताया था, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, पुरातात्विक मतलब पुरानी खुदाई से जो भी हमारे सामने साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर हम कैसे जान पाएंगे कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता कैसे थी, वो व्यापार कैसे करते थे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, गुहा लेख हो गए, ठीक है, मूर्तियां हो गई, स्तंभ लेख हो गए, ये सब हमने आपसे चर्चा कर रखी थी। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमने आपको बताया था कि धार्मिक ग्रंथ बताया था, लौकिक साहित्य बताया था, इसके साथ साथ हमने धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ की भी चर्चा की थी, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ की भी चर्चा की थी। अच्छा, स्तंभ लेख में कुछ बातें हमें समझना है। स्तंभ लेख की अगर बात करें तो स्तंभ लेख में एक बात हमें जो समझने योग्य है, हालांकि याद भी आप सभी लोग कर सकते हैं कि सबसे प्राचीन जो स्तंभ लेख है वो कहाँ का दिखाई पड़ता है। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य है आप इसको छाप लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बोगज कोई का अभिलेख हमें दिखाई पड़ता है। बोगज कोई अभिलेख ये है कहां पर? देखिए आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये है कहां पर, तो आप कहेंगे ये एशिया माइनर पर है। एशिया माइनर कहां पर है? एशिया माइनर, एशिया माइनर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो तुर्की का जो एरिया है, ठीक है, तुर्की का जो क्षेत्र है, इस्तांबुल वाला क्षेत्र, वहां पर एशिया माइनर दिखाई पड़ता है। वहीं पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। और इस अभिलेख की विशेषता ये है, अगर इसकी फीचर्स की बात करें कि आखिरकार इससे प्राप्त क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक देवताओं का वर्णन दिखाई पड़ता है। वैदिक देवताओं का वर्णन दिखाई पड़ता है, का वर्णन या उनका नाम दिखाई पड़ता है। वैदिक देवताओं में कौन कौन से हैं? मित्र हैं आपके, वरुण हैं आपके, नासत्य हैं, मित्र वरुण नासत्य, और कौन से हैं? इंद्र हैं। ठीक है, तो मित्र हैं आपके, वरुण है, नासत्य है और इसके साथ साथ में इंद्र है। चार देवता के नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो बोगज कोई अभिलेख से क्या पता चलता है? वैदिक देवताओं का वर्णन, और इसी के आधार पर ऋग वैदिक काल की जो गणना की जाती है उसमें ये अभिलेख काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी मदद करता है। तो ऋग वैदिक काल के गणना हेतु, के कालखंड की गणना हेतु, के कालखंड की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
और अच्छा कुछ और बात करें यहाँ पर स्तंभ लेख में ही, तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। स्तंभ लेख में ही कुछ और बातें देखें तो स्तंभ लेख में भारत में सबसे प्राचीन स्तंभ लेख जो अभी तक हमें दिखाई पड़ता है वो अशोक के दिखाई पड़ते हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप भाई साहब ने ब्राह्मी लिपि के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो एक जेम्स प्रिंसेप नाम के इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने जो है ब्राह्मी लिपि में अशोक का एक अभिलेख लिखा हुआ था, उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये सब पॉइंट स्टार वाले पॉइंट है, 3 स्टार दीजिएगा इसको। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक इतिहासकार या पुरातत्वविद ने अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है। अच्छा, अशोक के अभिलेख की चर्चा करें थोड़ा सा, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि 1837 में किसने, जेम्स प्रिंसेप नाम के भाई साहब ने अशोक के अभिलेख पढ़ने में, खासकर जो ब्राह्मी लिपि में था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किस लिपि में था, तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वो काफी पुराने बताए जाते हैं। देखिए, शुरू में आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता रहती है, हड़प्पा सभ्यता के बाद में ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता दिखाई पड़ती है, ऋग्वैदिक काल में ही आप देखेंगे वैदिक काल, और वैदिक काल के ही अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसके बाद में फिर हमें मौर्य काल, महाजनपद काल, फिर उसके बाद में मौर्य काल दिखाई पड़ता है। तो मौर्य काल के जो भी अभिलेख हैं उनमें से अशोक के अभिलेख सबसे पुराने माने जाते हैं। अशोक के अभिलेख में ही आप देखेंगे मास्की, गुर्जरा, नेटूर, मास्की, गुर्जरा, नेटूर में अशोक का नाम उल्लिखित है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपका स्टार वाला है। दूसरी बात यह है कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में दिखाई पड़ते हैं, तो आप यहां पर देखेंगे ब्राह्मी लिपि में दिखाई पड़ते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक। ठीक है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमेइक है, और यूनानी लिपि में भी दिखाई पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं ना केवल ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी, अरमेइक और यूनानी लिपि में है। अरमेइक और यूनानी लिपियों की बात करें, इसमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खासकर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, खासकर आप देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहां से ये लिपियां जो है दिखाई पड़ती, क्योंकि वो जो क्षेत्र है यूनान के प्रभाव में गांधार कला, आप आगे जब आप आर्ट पढ़ेंगे, आर्ट और कल्चर, तो गांधार कला जो है यूनान से ही आई हुई कला के रूप में जाना जाता है। तो अशोक के जो अभिलेख है खासकर उत्तर पश्चिम में, जो एशिया माइनर के अभिलेख हैं या फिर जो गंधार क्षेत्र में जो अभिलेख पाए गए हैं, वहां की लिपियों की बात करें तो अरमेइक और यूनानी लिपि में वो अभिलेख दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अभिलेख के विषय में आप सभी लोग अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि अभिलेख से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो छूटेगा नहीं। ठीक है, एक आध पॉइंट अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं से भी मान लीजिए आपको मिले कोई फैक्ट, तो इस क्लास के अलावा भी अगर कहीं से आपको कोई फैक्ट मिले तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कंडीशन में क्या दिखाई पड़ेगा, तो आगे हम लोग बात करें तो हमें दूसरा जो बिंदु दिखाई पड़ता है पुरातात्विक साक्ष्य के ही अंतर्गत स्मारक और भवन का दिखाई पड़ता है। तो अभी हमने स्तंभ लेख के बारे में चर्चा की कि किस तरीके से अभिलेख के ही अंतर्गत स्तंभ लेख हमें दिखाई पड़ता है। अब दूसरा जो पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो दूसरा हमें स्मारक और भवन दिखाई पड़ता है, जिसके माध्यम से प्राचीन काल की विशेषताओं को हम लोग जान सकते हैं, प्राचीन भारत की विशेषताओं को जान सकते हैं। स्मारक और भवन के ही अंतर्गत एक स्थान दिखाई पड़ता है अतरंजी खेड़ा। इस स्थान से कहा जाता है कि लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इसकी तिथि की बात की जाए तो 1000 BC
वर्ष पहले की बात की जाए तो 1000 बीसी वर्ष पहले से कहा जाता है कि लोहे का साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मंदिर भवन के ही अंतर्गत अगर मंदिर निर्माण की बात की जाए तो मंदिर निर्माण की 3 कलाएं हैं, आपको पता है कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो प्राचीन काल के जो मंदिर दिखाई पड़ते हैं, अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत की जो मंदिर शैली दिखाई पड़ती है वो हमें नागर शैली की दिखाई पड़ती है। खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के जो मंदिर दिखाई पड़ते हैं वो नागर शैली में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जो मध्य का क्षेत्र है, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, वो बेसर शैली में, और दक्षिणी जो क्षेत्र है वो द्रविड़ शैली के मंदिर दिखाई पड़ते हैं वहां पर। मंदिर निर्माण की बात करें तो प्राचीन काल में, गुप्त काल में खासकर मंदिरों का निर्माण बृहत स्तर पर हुआ है। अभी हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, अभी तो इन जनरल है कि हम लोग मंदिर के निर्माण के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल में, चूंकि आपको पता है कि गुप्त काल ने किसको प्रश्रय दिया है, गुप्त काल ने सबसे ज्यादा वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया है। तो ऐसे कंडीशन में मंदिर निर्माण भी हमें गुप्त काल में दिखाई पड़ते हैं। दशावतार का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, ललितपुर। ठीक है, तो ललितपुर में दशावतार का मंदिर दिखाई पड़ता है। भीतर गांव का या भीतरी गांव का मंदिर भी आप देखेंगे कहां पर है, कानपुर में भीतर गांव या भीतरी गांव का मंदिर दिखाई पड़ता है। वहीं कनरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो में दिखाई पड़ता है, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में दिखाई पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर भी हमारे यहाँ प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से 2 मंदिर प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में बना हुआ है। बोरोबुदुर का मंदिर है जो जावा, इंडोनेशिया में बना हुआ है। तो आप देखेंगे स्मारक और भवन के ही अंतर्गत इन सारे साक्ष्यों के आधार पर आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय सभ्यता थी, वो किस तरीके से थी, भवन निर्माण हमारे यहाँ किस तरीके से था, स्मारक हमारे यहाँ किस तरीके से था, और हमारे यहाँ स्तंभ में जो रिकॉर्ड दिखाई पड़ते हैं, अभिलेख दिखाई पड़ते हैं, उनके माध्यम से व्यापार और आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ सामाजिक स्थिति, ठीक है, साहित्य में आप देखेंगे चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, आप देखेंगे कि उसमें मौर्य काल के विषय में सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे कि हमारे प्राचीन भारत को जानने के लिए कई प्रकार की जो है स्रोत उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के बारे में जान सकते हैं। हमें दिखाई पड़ता है वो सिक्कों का दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्य के ही अंतर्गत पहला हमने अभिलेख बताया था, स्तंभ लेख बताया था, और दूसरा हमने भवन बताया। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरे स्तर पर हमें दिखाई पड़ता है सिक्के, और सिक्के में सबसे प्रमुख बात जो है आहा सिक्कों के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। आहा सिक्के किसे कहते थे, जो प्राचीन काल के सिक्के होते थे, जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उनको आहा सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के भी इनको कहा जाता था। अगर कहीं पर पंचमार्क सिक्के की चर्चा आए तो ऐसे कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आहा सिक्कों की ही चर्चा की जा रही। सर्वाधिक सिक्कों की बात करें तो सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्योत्तर काल में दिखाई पड़ते हैं। जैसे मौर्य काल के बाद के शुंग का है, कण्व का है, ठीक है, और आप ऐसे कंडीशन में शुंग है, कण्व है, ये सब जो हमें शासनकाल दिखाई पड़ते हैं, यानी गुप्त काल का जो शासनकाल दिखाई पड़ता है वो मौर्योत्तर काल के ही अंतर्गत हमें दिखाई पड़ेगा। वर्धन वंश के जो सिक्के होंगे, शुंग वंश के जो सिक्के होंगे, ठीक है, और कण्व वंश के जो सिक्के होंगे, सब मौर्योत्तर काल के ही अंतर्गत आएंगे। तो सर्वाधिक सिक्के किस समय जारी किए, तो मौर्योत्तर काल के समय जारी किए गए। सर्वाधिक सिक्के शीशे के किसके काल में जारी किए गए, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि सातवाहन काल में सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए गए। वहीं सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ये सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में हमें दिखाई पड़ता है। किसमें दिखाई पड़ता है, गुप्त काल में हमें दिखाई पड़ता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम, लेख उत्कीर्ण करने का काम किसके शासक के दौरान या किसके शासन के दौरान दिखाई पड़ता है, तो यवन शासकों ने सबसे पहले जो है सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। गुप्त काल के शासक हुए जिनका नाम है समुद्रगुप्त, इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हैं, मुझे लगता है कि आप याद करेंगे तो आपके लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं।
चौथे बिंदु की बात करें तो मूर्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में ही हमें चौथा जो बिंदु दिखाई पड़ता है वो मूर्तियों का दिखाई पड़ता है। मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों का निर्माण जो है कुषाण काल से आरंभ माना जाता है। कुषाण काल में आपने देखा होगा कि गांधार कला का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो कुषाण काल में किस कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है? गांधार मूर्ति कला हमें दिखाई पड़ता है। तो मूर्ति कला में आपने पढ़ा भी होगा आर्ट और कल्चर में, गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला। तो गांधार मूर्ति कला में खासकर इसमें यूनान का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये बात किस काल की चल रही है? कुषाण काल की बात चल रही है। इसी काल से आप देखेंगे कि कनिष्क नाम के महान राजा दिखाई पड़ते हैं कुषाण काल के ही अंतर्गत। तो मूर्तियों में गांधार कला, भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई पड़ती है। मथुरा मूर्ति कला में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति अलग अलग मुद्राओं में दिखाई पड़ती है। चित्रकला की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। खासकर आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश और साथ ही साथ गुप्त वंश में भी आप देखेंगे कि चित्रकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चित्रकला गुप्त काल में भी चित्रकला का उत्कर्ष होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकला की बात चल रही है। तो चित्रकला के माध्यम से भी आप देखेंगे प्राचीन भारत को जाना जा सकता है। अजंता और एलोरा में उत्कीर्ण चित्र भी बताते हैं कि प्राचीन काल में किस तरीके से जो है व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से थी, सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से थी। ठीक है, मोहरों की बात करें तो आपने देखा होगा कि हड़प्पा काल में मोहरों, कई प्रकार की मुहरें हमें दिखाई पड़ती हैं। लोथल एक ऐसा स्थान है जहां पर आप देखेंगे कि मुहरें दिखाई पड़ती हैं। मोहनजोदड़ो में भी आप देखेंगे मुहर फाइंड हुए हैं। तो खासकर लोथल में ही मुहर प्राप्त हुए हैं। तो मुहरों से व्यापारिक और धार्मिक साथ ही साथ आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी चाहिए तो किस तरीके से जानकारी मिल सकती है, तो हमने आपको एक बार शुरू से ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमने आपको ये बताया है कि प्राचीन भारत के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो स्रोतों के आधार पर, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्राचीन काल के बारे में जानकारी एकत्रित किया जा सकता है। साहित्यिक स्रोतों में हमने आपको धार्मिक स्रोत बताया। धार्मिक स्रोत के ही अंतर्गत हमने आपको बताया कि जो आपके खासकर वैष्णव धर्म से संबंधित जो स्रोत हैं उनको हमने बताया। वैष्णव धर्म में मैंने वेद बताया, उपनिषद बताया, ठीक है, और उपवेद बताए। ठीक है, कई प्रकार के हमने स्मृतियां बताई, मनुस्मृति, उसमें कई प्रकार के आप देखेंगे महाकाव्य हमने बताया। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्राह्मण वेद, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हमें जो है कई प्रकार के साहित्यिक स्रोत दिखाई पड़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के साथ साथ आप देखेंगे कि जैन ग्रंथ में भी कई प्रकार के जो जैन ग्रंथ हमें दिखाई पड़ते हैं, उनके माध्यम से प्राचीन काल के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और उसके जैन ग्रंथ के बाद बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से भी प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने लोक साहित्य की चर्चा की थी कि लोक साहित्य के माध्यम से भी, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र हमने देखा था, बाणभट्ट का हर्षचरित हमने देखा था, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य जिसके माध्यम से प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर इसके साथ साथ हमने जो है विदेशी यात्रियों के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए, विदेशी यात्रियों में हमने किसकी चर्चा की थी? रोम की चर्चा की थी। और रोम के साथ साथ हमने चर्चा की थी, रोम के साथ साथ अरबी यात्रियों की चर्चा की, रोम की चर्चा की, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि हमने चीनी यात्रियों की चर्चा की। इन यात्रियों ने कई सारे यात्रा वृत्तांत लिख रखे हैं और इन यात्रा वृत्तांतों को पढ़ करके आप देखेंगे पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी हुई, इनको पढ़ करके आप प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गए। दूसरा हमने पुरातात्विक स्रोत बताया था, जिनमें हमने ये चर्चा की थी कि जो स्तंभ लेख है, यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे स्तंभ लेख है, ठीक है, शिलालेख है, शिलालेख के साथ साथ में भवन है, मूर्तियां हैं, अभी हमने आपको बताया कि चित्रकला है, मोहरे हैं, इनको देख करके, इनका विश्लेषण करके जो हमें जानकारी मिलती है, उनके आधार पर आप कहेंगे कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो ये आपका रहा कि प्राचीन भारत के बारे में किस तरीके से स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं और कैसे हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो हमने पहली क्लास जो स्टार्ट की थी, इतिहास से स्टार्ट की थी। इतिहास क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए, और इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो समराइज रूप से इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि ये सीरीज आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या,
कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के बाद में फिर आएंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद में फिर हम लोग वैदिक काल में एंट्री करेंगे। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, उसके बाद में मौर्य काल, फिर धीरे धीरे जो आपके काल दिखाई पड़ेंगे शेष काल, वो सब देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।